Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and in today's video I'll try to cover all the remaining parts of chapter number 3 of ACCA F4 Law of Torts. ठीक है, I'll try to cover the parts but मुझे लग नहीं रहा हो पाएंगे because F4 is very lengthy and मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा concentrate करना है बिकॉज दिस इज़ थ्योरी एंड कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड बहुत डिटेल में हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे. चलो एनीवेज गाइस, लेट्स स्टार्ट. सो अब आता है हमारा कैजुअलिटी लॉस कॉज बाय द ब्रीच. कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ था तो डिफेंडेंट ने अगर कोई भी लॉस हुआ है क्लेमेंट को ड्यू टू डिफेंडेंट्स ब्रीच, तो वो कैजुअलिटी वो लॉस क्लेम कर सकता है क्लेमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. A claimant must demonstrate that he has suffered loss or damage as a direct consequence of the breach. This is sometimes called the but-for test. But for the actions of the defendant, the claimant would not have suffered the damage. अब ये but-for situation क्या है ये मैं यहाँ नहीं बता रहा, ये हमें यहाँ पे पता चलेगी कि but-for situation exactly है क्या. So the point is, the claimant must establish a causal link between the defendant's conduct and the damage which occurred. So basically claimant को बताना पड़ेगा, he has to show that the damage that has been occurred was due to the direct link between the breach of the defendant. If the damage was caused by something or someone else, there will be no liability on defendant part. Basically if the damage has been done by something else, किसी और चीज़ की वजह से हुआ है, क्लेमेंट की वजह से, डिफेंडेंट की वजह से नहीं हुआ, तो उस केस में डिफेंडेंट की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती. फर्स्ट थिंग. सेकंड, इफ क्लेमेंट वुड हैव सफर्ड द लॉस रिगार्डलेस ऑफ द डिफेंडेंट कंडक्ट्स, ही हैज नॉट कॉज द लॉस. मतलब क्लेमेंट का लॉस तो होना ही होना था, चाहे डिफेंडेंट का कंडक्ट होता या नहीं होता, तब भी उसका लॉस हो ही जाता. देन क्लेमेंट उसके लिए और डिफेंडेंट उसके लिए लायबल नहीं होगा. ठीक है, दो चीजें. अगर तो डैमेज किसी और चीज की वजह से हुआ है तो डिफेंडेंट को कुछ लॉस नहीं देना, और अगर जो डैमेज हुआ है वो वैसे भी क्लेमेंट का होता, चाहे डिफेंडेंट ब्रीच करता या नहीं करता, देन इन दैट केस ऑल्सो क्लेमेंट को कुछ भी नहीं मिलेगा. अब इसका केस स्टडी देखते हैं. सो द क्लेमेंट्स हस्बैंड मिस्टर बार्नेट वेंट टू हॉस्पिटल कंप्लेनिंग ऑफ सिवियर स्टमक पेन्स एंड वॉमिटिंग. He was seen by a nurse who telephoned the doctor on duty. The doctor told her to send him home and conduct his general physician in the morning. Mr. Bennett died 5 hours later from arsenic poisoning. So basically the point is guys, हुआ क्या था, there was a person Mr. Barnett, वो हॉस्पिटल गया बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा था. एंड हॉस्पिटल जाने के बाद जो हॉस्पिटल की नर्स थी उसने डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर ने बोला कि उसको घर भेज दो और उसको बोलो अपने जनरल फिजिशियन से बात करें. और हुआ क्या, घर जाने के 5 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई. तो अगर तुम ये सिनारियो देखो तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू मे फील दैट कि दिस इज अ कंडक्ट, दिस इज अ लॉस, दिस इज अ ब्रीच बाय द हॉस्पिटल. अगर एक बंदा हॉस्पिटल जा रहा है, बीमार है वो, और डॉक्टर उसको देख ही नहीं रहा, तो दैट मीन्स में गलती हॉस्पिटल की बोल सकते हैं ना. बट गाइस पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जो ये बीमारी थी, अब यहाँ इस बीमारी का पर्पस ये है कि ये जो आर्सेनिक पॉइजनिंग है, जैसे कहते हैं ना, एग्जाम्पल, मतलब मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, इट्स नो वे रिलेटेड टू दैट एग्जाम्पल. अगर किसी को सांप काट ले, और सांप काटने के, जस्ट एन एग्जाम्पल गाइस, सांप काटने के अगर आधे या 1 घंटे तक उसका इलाज नहीं हुआ, सांप का डंक नहीं निकाला, तो बंदा मर जाएगा. जस्ट एन एग्जाम्पल. तो सेम वे जब वो बंदा हॉस्पिटल गया, उसको सीवियर स्टमक पेन हुई, तो जब डॉक्टर ने उसको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो पॉइंट इज, ये जो आर्सेनिक पॉइजनिंग थी, ये ऐसी बीमारी थी कि ये इस लेवल पे स्टेज पे आ चुका था कि अगर वो डॉक्टर आ भी जाता तब भी उसने मरना ही था. इवन इफ द डॉक्टर वुड हैव कम टू हॉस्पिटल, इस चीज़ को बचाने का कोई इलाज नहीं है. जैसे कहते हैं ना, अगर कैंसर किसी को लास्ट स्टेज पे है तो ऑब्वियसली उस बंदे की लाइफ नहीं रहती ज़्यादा. तो सेम वे ही वॉज इन लास्ट स्टेज एंड देयर वॉज नो ऑप्शन टू सेव हिम. तो यही चीज़ अब आगे लिखी हुई है. इस सिचुएशन में कोर्ट ने क्या बोला, even if the doctor had examined Mr. Barnett at the time, there was nothing the doctor could have done to save him. Therefore, the hospital was not liable as doctor's failure to examine Mr. Barnett did not cause the death.
अगर वो देख भी लेता तब भी उसने वो शायद नहीं बचता, दैट्स व्हाई हॉस्पिटल वाज नॉट लायबल। आगे, इफ समथिंग हैपेंड आफ्टर द डिफेंडेंट्स ब्रीच that caused or contributed to the damage, then the defendant's liability will cease at that point। इसका मतलब ये बेसिकली ये कह रहा है, बेसिकली ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इन्होंने डिटेल में क्लियरली नहीं बताया हुआ है, आधा अधूरा छोड़ा हुआ है, इसका आगे भी कोई लिंक नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई डिफेंडेंट ने पहले ब्रीच कर दिया, जैसे डॉक्टर ने हॉस्पिटल में उसको मना कर दिया और उसके मना करने के बाद उसकी डेथ हो गई, देन डॉक्टर की लायबिलिटी सीज एट दैट पॉइंट, मतलब सीज मतलब खत्म हो जाती है, फिनिश, उसकी लायबिलिटी वहां खत्म हो जाएगी। बट मैं इस चीज को ऐसे नहीं देखता, दिस इज नॉट, आई डोंट थिंक दिस इज पूरी क्लियर लाइन। तो इसमें ये भी हो सकता है आगे, दे शुड हैव एडेड दैट इवन इफ डिफेंडेंट ब्रीच ना करता तब भी वो लॉस उसको होता, देन ओनली इन दैट केस ये लायबिलिटी सीज करती है। बट अभी इसको हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, तुम्हें सिर्फ मैंने पढ़ा दिया, आगे डिटेल में देखते हैं। और सो The following losses are normally recoverable। कौन कौन से losses हम recover कर सकते हैं law of tort? Loss as a result of personal injury, अगर बंदे की personal injury हुई है, damage to property, अगर property में कुछ damage हुआ है, financial loss directly connected to the personal injury, that is loss of wages। कि for example, अगर just an example, एक बंदा job करता है, ठीक है, तो वो ऑफिस जा रहा था, ऑफिस में स्टेयर्स पे बहुत ज़्यादा पानी पड़ा हुआ था, वो अब स्टेयर्स में पानी पड़ा रहना और उसकी सफाई ना करना, तो इसका कंडक्ट पूरा एम्प्लॉयर पे ही आता है। तो काफ़ी पानी पड़ा था, दिस पर्सन वॉज वॉकिंग ऑन द स्टेयर्स और व्हाट हैपेंड वॉज कि वो स्लिप कर गया और उसकी काफ़ी हड्डियाँ टूट गई, काफ़ी चोट आ गई उसको। तो पॉइंट इज, एक तो उसकी पर्सनल इंजरी हुई है, ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी कह सकते हैं, सोचो इसके पास अगर जेब में मोबाइल था, इसका काफ़ी महंगा मोबाइल था, वो भी सारा टूट गया, तो एक तरह से वो प्रॉपर्टी, वो भी डैमेज उसको मिलेगा। तीसरा, फाइनेंशियल लॉस डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पर्सनल इंजरी, मतलब अगर ये ठीक होता तो नॉर्मल ऑफिस जाता, 3-4 महीने के लिए ऑफिस जाता, तो 3-4 महीने की उसको सैलरी लॉस, उसका सैलरी लॉस हो गया, प्लस जो हॉस्पिटलाइजेशन का सारा खर्चा है ना, कि जो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हो गया, ये सारा हो गया, सैलरी का, उसको वेजेस का जो एक्सपेंस था, वो 3-4 महीने की सैलरी बेचारे की चली गई क्योंकि अब वो घर बैठे हॉस्पिटल बैठे, सो वो सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। सो फाइनेंशियल लॉस डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पर्सनल इंजरी, दैट इज लॉस ऑफ वेजेस। एज डिस्कस्ड अर्लियर, प्योर फाइनेंशियल लॉस इज वेरी रेयरली रिकवरेबल। अब प्योर फाइनेंशियल लॉस को बेसिकली दे आर रेफरिंग इट टू रिमोट फाइनेंशियल लॉस, रिमोट फाइनेंशियल लॉस। अब रिमोट फाइनेंशियल लॉस मैंने तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन किया था, रिमोट फाइनेंशियल लॉस मींस ऐसा लॉस जो डायरेक्टली हमें नहीं दिखता कि ये लॉस भी हो सकता है, बट जब व्हेन वी डिग डीपर इनटू पॉइंट के, देखो अब जैसे इस सिनारियो में जो चल रहा था, वो बंदा बोले कि मैंने सोचा था इन 3 महीनों में मैं घर से बैठ के कोई नया काम स्टार्ट करूंगा, और नया काम स्टार्ट करके जैसे शेयर ट्रेडिंग था, मैंने सोचा था माइंड में कि मैं इस शेयर में पैसे लगाऊंगा और 3 महीने बाद वो पैसे डबल हो जाएंगे, और 3 महीने बाद शेयर डबल हुआ भी, ठीक है। जैसे शेयर्स में जब कोई पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो उसने सोचा था कि मैं इस चीज़ में पैसे लगाऊंगा और मेरे को डबल हो जाएंगे। अब मैं वो पैसे भी नहीं लगा पाया, तो मेरा जो ये डबल का लॉस है, मुझे ये लॉस भी चाहिए। सो दिस फाइनेंशियल लॉस इज वेरी रिमोट, रिमोट मतलब दिस इज नॉट ईजिली एक्सप्लेनेबल, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी ईजी मैनर, इसके लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। ऑल्दो अ लॉयर विल से कि हाँ हम ये भी क्लेम करेंगे, बट एक्चुअली कोर्ट देखता है कि कितना ज़्यादा रिमोट है। वही इन्होंने लिखा हुआ है, even where claimant is able to show the loss was suffered as a result of defendant's breach, the court will not allow recovery of that loss if it is considered to be too remote, that is must be a type of loss that is reasonably foreseeable। ऐसा कोई लॉस होना चाहिए जो easily दिखे, पता हो कि ये लॉस है, वही रिकवर हो सकता है, दूसरा रिकवर नहीं हो सकता। देन आता है novice actors interventions, intervenience, novice actors intervenience। सो novice actor intervenience का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ऐसे कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां पे आके डिफेंडेंट की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। बेसिकली ऐसा कौन सा एक्ट किया होता है क्लेमेंट ने जिसकी वजह से डिफेंडेंट की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। डिफेंडेंट मतलब जिस पे हमने केस कराए, जिससे पैसे लेने हैं।
तो ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जिसकी वजह से डिफेंडेंट की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, उसको इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वेयर देयर इज अ न्यू इंटरवीनिंग एक्ट दिस में ब्रेक द चेन ऑफ causation removing liability from the defendant. There may be 3 type of intervening act that will break the chain of causation. मतलब कि जो भी उसको अमाउंट मिलना है, जो भी हम सिनारियो देख रहे हैं कि अच्छा ये गड़बड़ हुई थी, डिफेंडेंट ने ये गलती करी, इसकी वजह से ये लॉस हुआ, सो एक ये चेन चल रही है, सो वो चेन ब्रेक कहाँ पे होगी? सो फर्स्ट इज एक्ट ऑफ द क्लेमेंट। अब इसको पढ़ते हैं डिटेल में। Where a new intervening act that is that of a claimant, the test is whether the claimant acted reasonably in these circumstances. If the claimant's action are deemed reasonable, the chain of causation remain intact and the defendant is liable for the action of the claimant. If, however, the claimant's actions are unreasonable in these circumstances, the chain of causation is broken and the defendant is not liable for the action of the claimant. अब इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर ड्राइविंग अ कार, तुम एक कार चला रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली कार रोड पे चल रही है तो इंश्योर्ड होगी, पता नहीं कौन सी गाड़ी बन गई है, तो कार अगर रोड पे चल रही है तो इंश्योर्ड होगी, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड वाज, तुम कार चला रहे थे और आगे बिल्कुल खाली रोड है, रात का टाइम है, और आगे जाके एक ट्रक खड़ा है, ये पीछे पिछवाड़ा है ट्रक का, ये ट्रक खड़ा है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे रेड लाइट है, हल्की हल्की जो लाइट से ब्लिंक होती है, तो यू कैन सी दैट ये ट्रक एक खड़ा हुआ है। बट हुआ क्या कि तुमने ड्रिंक करी हुई थी या कुछ था, तुमने ध्यान नहीं दिया एंड तुमने ब्रेक भी नहीं मारी और सीधा जाके गाड़ी ट्रक में मारी, सीधा जाके तुमने गाड़ी ट्रक में दे मारी और गाड़ी का काफी डैमेज हो गया। अब पॉइंट इज, तुम इंश्योरेंस क्लेम करोगे ऑफ कोर्स, है ना। अब पॉइंट वॉज कि जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा था। बनाने को तो तुम स्टोरी कुछ भी बना सकते हो, बट उस टाइम पे देयर वाज सीसीटीवी कैमरा विच रिकॉर्डेड दिस इंसिडेंट, कि जो इंसिडेंट हुआ था दैट गॉट रिकॉर्डेड इन दैट सीसीटीवी कैमरा। तो पॉइंट इज, तुमने ऑब्वियसली जब गाड़ी ठुकी, तुम्हारी लेट्स से 20 लाख की गाड़ी थी, बहुत महंगी कार थी, अब वो गाड़ी ठुक गई तो तुमने इंश्योरेंस कंपनी वालों को बोला कि हमें पैसे दो। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने तुम्हारे ऊपर ये लगा दिया नॉवस एक्टर्स इंटरवेनियंस, मतलब उन्होंने ये बोला कि तुम चाहते तो ब्रेक मार के गाड़ी रोक सकते थे, यू आर नॉट इन योर सेंसेस, और ये सिचुएशन बहुत इजीली ठीक हो सकती थी, बट तुमने जान के ये चीज करी है। वी कैन से तुमने जान के ये चीज करी है, या तुम चाहते तो यू कुड हैव स्टॉप दिस थिंग, तुम चाहते तो ब्रेक मार के इससे बच सकते थे, बट तुमने ऐसा नहीं करा, तो हम तुम्हें क्लेम नहीं देंगे। और कोर्ट भी यही बोलेगा कि यार सीधी रोड पे ट्रक चल रहा है, गाड़ी पीछे से ऑफिस लेके बंदा गया है, बिल्कुल ठीक चल रही है, पुलिस वाले आए, उन्होंने चेक करा, गाड़ी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ब्रेकिंग फेल नहीं था, तो गाड़ी क्यों ठुकी? तो इसमें बंदे का फॉल्ट माना जाएगा और उसको शायद इंश्योरेंस क्लेम ना मिले, ठीक है। अब इन्होंने जो एग्जांपल दिया, केस स्टडी दिया, दिस इज बेटर केस स्टडी जो मैंने बताई है, मैंने एक हिंट दे दिया, अब इनकी केस स्टडी देखते हैं। इट्स अ वेरी गुड केस स्टडी, बट थोड़ी सी मेरे को ऑड लगी, उसमें थोड़ा सा बेचारे एक टूटे आदमी का उन्होंने वो बात बोली है। देखो, इन्होंने बेसिकली जो ये काफी बड़ी सी कहानी बनाई है, मैं तुम्हें क्रक्स में बता देता हूं, तो तुम इसको रीड कर लेना। अब इन्होंने कहानी क्या बताई है, जैसे वो सीढ़ियां थी, एक बंदा, जैसे ये स्टेयर्स है, ठीक है। मैं ड्राइंग बना रहा हूं थोड़ी सी, मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट ड्राइंग से थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा। हुआ क्या, एक बंदा, अब ऑफिस का जो मेन आउट बाहर जाने वाला गेट था वो ऊपर जाके था, तो वो बंदा नीचे आ रहा था, ही वॉज कमिंग डाउन एंड उसका पैर स्लिप हो गया और अल्टीमेटली ही फेल एयर, वो यहाँ गिर गया और उसकी पैर की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, काफ़ी ब्लीडिंग हुई, ठीक है। बट पॉइंट वॉज, उस टाइम पे आसपास कोई भी नहीं था, नोबडी वॉज देयर टू हेल्प हिम आउट। इसने क्या किया, ही ट्राइड टू कम अप, इसने कोशिश करी कि मैं सीढ़ियाँ दोबारा चढ़ता हूँ। इसके पैर की हड्डी टूटी हुई है, एक हाथ की हड्डी टूटी हुई है, बट ही ट्राइड दैट ही शुड कम अप एंड गो टू मेन गेट। ही ट्राइड गोइंग अप और अल्टीमेटली व्हाट हैपन वाज कि जब इसके पैर की हड्डी टूटी हुई थी, वो दोबारा स्लिप करा और अब उसको बहुत सिवियर चोट लगी और उसका ही गॉट मतलब उसको परमानेंट इंजरी होगी, एक लेट्स से ही गॉट परमानेंट डिसेबिलिटी। और ऑब्वियसली मैं ये कह रहा हूँ कि ऑफिसेज लगे हुए हैं, यहाँ पे सारे में कैमरेज इंस्टॉल है, एवरीथिंग कैन बी सीन।
अब पॉइंट इज, इसके जो फैमिली वाले हैं उसने कंपनी पे क्लेम डाल दिया कि भैया हमें तो जो खर्चा हुआ है वो सारा दो। तो कंपनी वालों ने जब सीसीटीवी फुटेज निकाली, उन्होंने एक चीज बोली कि देखो फर्स्ट टाइम जब ये गिरा था सीढ़ियों से, मे बी यहाँ पानी था या कुछ था, वट एवर रीजन, हम वो वाला क्लेम तो दे देंगे, वो वाला क्लेम तो हम दे देंगे, हमारी गलती है, हमारे उसके गिर गया। लेकिन जब इसको पता है कि इसकी हड्डी टूटी हुई है, ये नहीं सीढ़ियां चढ़ सकता, ही कुड हैव कॉल्ड समवन, ही शुड हैव कॉल्ड समवन, किसी को बुला लेता या हेल्प के लिए करता या कॉल करता, कुछ भी करता, बट दिस वॉज नॉट दी ऑप्शन फॉर हिम टू गो अप अगेन इस हालत में। और इसने करा क्या, वो दोबारा ऊपर गया, और जो उसके बाद जो सेकंड टाइम जो उसका लॉस हुआ है जिसकी वजह से वो परमानेंट डिसेबल हुआ है, हम वो क्लेम नहीं देंगे। डिफेंडेंट ने बोला हम वो क्लेम नहीं देंगे, एंड सेम थिंग वाज टोल्ड बाय द कोर्ट। The claimant's action amounted to novice actor's intervenience because his action on attempting to climb the step unaided, knowing that his leg might give away, was unreasonable. The defendant therefore not liable for the injuries resulting from the incident on the stairs. जो बाद में इंसिडेंट हुए उसके लिए कंपनी was not liable. ठीक है, अब तुम कहोगे सर तुम सोचोगे सर ये तो बड़ी सही सही चीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं। गाइस दिस इज लॉ। जो बच्चे लॉ करते हैं ना, उनका माइंड बड़ा अलग होता है, उनको हर चीज़, इन चीज़ों की नॉलेज होती है। एंड एक्चुअली लॉयर्स की फीस बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज दे हैव स्टडीड द एक्ट। उनको पता होता है कि ये चीज़ होगी तो ऐसा होगा। अब नॉर्मल जो लॉयर होगा वो तो कहेगा ठीक है हम सारा क्लेम करते हैं। यू आर एजुकेटेड नाउ, यू नो कि अगर ये सिचुएशन आया तो इस केस में ऐसा होगा, तुम सारा क्लेम नहीं कर सकते। सो जो कंपनी हायर लॉयर्स, many company hires good lawyers, why? Because they know the act. हर चीज उनको पता होती है। कल को कंपनी में जो भी केसेस होती है that are been taken care by those lawyers, and वो इन्हीं सारी एक्ट्स का फायदा उठाते हैं, इन्हीं सारी चीजों को पढ़ के बताते हैं कि देखो एक्ट में ये चीज लिखी हुई है, दिस हैज बीन रिटन इन द एक्ट, सो वी विल फॉलो दैट। हम आपको उतना तो क्लेम दे देंगे, नेक्स्ट क्लेम नहीं देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली देखो कंपनी का पैसा लग रहा है ना, इंसानियत नाम की चीज है, बट कंपनी इज पेइंग मनी, तो कंपनी विल टेक केयर ऑफ द फाइनेंस एज वेल। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट गाइस, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अब एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी इसको पढ़ लेते हैं एक बार। वेयर अ न्यू एक्ट इज ऑफ अ थर्ड पार्टी, द टेस्ट इज वेदर द एक्ट वाज फोर्सिएबल। इफ द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी इज फोर्सिएबल, द डिफेंडेंट रिमेन्स लायबल एंड चेन ऑफ कॉजेशन रिमेन इंटैक्ट। इफ द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट फोर्सिएबल, this will break the chain of causation and defendant will not be liable for any actions caused by the third party. अब देखो गाइस, इसका जो इन्होंने केस स्टडी दिया, लेट्स रीड द केस स्टडी ओनली, उससे हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो पॉइंट वाज द डिफेंडेंट काउंसिल्स। अब डिफेंडेंट काउंसिल को तो इसमें जैसे इसको कोई लोकल अथॉरिटी भी बोल सकते हो, जैसे जो पाइपिंग का काम करता है, कहते हैं ना जो अंडर वाटर पाइपिंग का सारा काम होता है, अंडर वाटर पाइप जितनी है घरों के नीचे जो होती है उनका लोकल अथॉरिटी वाले काम करते हैं। सो व्हाट हैपेंड वाज द डिफेंडेंट काउंसिल नेग्लिजेंटली स्टक अ वाटर पाइप आउटसाइड द क्लेमेंट हाउस। चलो मैं केस तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ। व्हाट हैपेंड वाज कि लोकल अथॉरिटी ने गलती से क्या किया, ये पाइप इनके यहाँ खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में काफ़ी डैमेज हो गया, और डैमेज होने की वजह से जो लोग यहाँ रह रहे थे उनको ये घर छोड़ना पड़ा। ठीक है, दे हैड टू वेकेट समवेयर। अब पॉइंट इज, 1 साल हो गया था, 1 साल के बाद चलो उन्होंने पाइप तो ठीक कर दी, लेकिन घर का काफ़ी डैमेज हो गया था। अब घर का भी डैमेज हो गया था और खाली घर पड़ा था, तो 1 साल में काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कबूतर घर में आके काफ़ी ख़राब कर देते हैं, खा जाते हैं चीज़ें, डैमेज काफ़ी कर देते हैं। तो 1 साल में घर पे तो डैमेज हुआ ही था, पेंट वगैरह का एंड ऑल, लेकिन कबूतरों ने आके भी घर को काफ़ी डैमेज कर दिया था। तो व्हाट हैपेंड वाज कि जो इस घर का ओनर था उसने क्लेम लोकल अथॉरिटी पे, एक तो उन्होंने क्लेम करा, एक तो उसने अपनी तरफ से जो भी रिपेयर वो करा सकता था करा दिया घर का। उसने बोला कि जो ये कबूतर इसको खराब करके गए हैं, इसको मैं नहीं ठीक करा सकता, इसका एक्सपेंस तुम हमें दो। इसका एक्सपेंस उसने लोकल अथॉरिटी पे डाल दिया कि आप ये एक्सपेंस हमें दो, क्योंकि आपकी वजह से कबूतरों ने हमारा घर खराब कर दिया। तो द लोकल अथॉरिटी वॉज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द स्क्वेटर्स या कबूतर। वाई? It was not foreseeable that kabutar will move into an empty house. Okay? तो गाइस इससे बेसिकली हमें समझ क्या आया है, इससे हमें ये समझ आया है कि अगर इन केस
कोई भी हमारा कोई एक्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है डिफेंडेंट के एंड पे या डिफेंडेंट ब्रीच करता है, अगर उस पूरे एक्ट में थर्ड पार्टी का भी कोई इंटरवेंशन हो जाए और उस थर्ड पार्टी की वजह से भी कुछ लॉस हो, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी ने जो चीज़ करी है क्या वो पार्ट फोर्सिबल था कि वो होना ही होना था कि ये चीज़ तो होनी होनी थी, या फिर वो पार्ट नहीं होना था। तो अगर वो चीज़ होनी थी तो उसका क्लेम भी मिलेगा, अगर वो चीज़ नहीं होनी थी तो उसका क्लेम नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसका हमने एग्जाम्पल यहाँ पे इस केस में अच्छे से देख ही लिया है कि जो कबूतर आए थे ये इट्स नॉट फोर्सिबल कि हाँ वो आएंगे खाली घर में। ठीक है ना, कहाँ लिखे कि उन्होंने आना है, कहाँ लिखा होगा कि खाली घर होगा तो वो ज़रूर आएंगे। So that's why it was not liable. Third is natural events. An intervening natural event will normally break a chain of causation unless it can be shown that defendant's breach will either increase the likelihood of further damage from a natural event or has made the claimant more susceptible टू दी डैमेज। बेसिकली नेचुरल इवेंट्स का मतलब ये है कि क्या डिफेंडेंट की ब्रीच की वजह से नेचुरल इवेंट में वो बंदा और ज़्यादा प्रोन हो गया है उस नेचुरल डैमेज की या नहीं। जैसे मैं इसका अपना एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सनल एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने घर बनाया था, ठीक है, मैंने अपने एक बिल्डर को बोला कि इस घर में प्रॉपर लोहे के जो कहते हैं ना सरिये बनाने हैं ताकि अर्थक्वेक के टाइम पे, यहाँ अर्थक्वेक थोड़ा आ जाता है, अर्थक्वेक के टाइम पे हमारा घर ना गिरे। हुआ क्या, उसने कॉन्ट्रैक्ट बीच में ख़त्म कर दिया और अर्थक्वेक आ गया। अब अर्थक्वेक की वजह से मेरा घर टूट गया। तो अर्थक्वेक की वजह से वैसे थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था जब अर्थक्वेक आया, तो हुआ क्या, मेरा जो घर में थोड़ा फर्नीचर वगैरह था, टीवी टूवी था, वो तो टूटा, लेकिन ये पिलर्स ढंग के नहीं बने थे, इसकी वजह से पूरा घर भी टूट गया। तो इस केस में मैं उस पर्सन को क्लेम कर सकता हूं क्योंकि जो उसने ये पिलर्स नहीं लगाए थे इसकी वजह से नेचुरल इवेंट में मेरा घर और ज़्यादा प्रोन हो गया है कि ये घर टूट जाएगा, इस वजह से कि मैं ये क्लेम कर सकता हूँ उसमें एंड क्लेम मुझे मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अब सोचो उसने पूरा ये अच्छे से बनाया था, पूरा अच्छे से उसने सब कुछ करके दिया था और अर्थक्वेक आ गया। अब इसने ये चीज़ तो पूरी अच्छे से की थी, लेकिन घर के अंदर का जो माल था वो थोड़ा हल्का था, सीमेंट वगैरह काफ़ी बेकार डाला था। तो हुआ क्या, जब अर्थक्वेक आया तो दीवारों में से सीमेंट झड़ने लगा, सारी पेंटिंग, सारा फर्नीचर जो लगाया था सब खराब हो गया। प्लस अब अर्थक्वेक इतना स्ट्रांग था कि मेरा घर भी टूट गया, अर्थक्वेक इतना स्ट्रांग था कि घर भी बिखर गया। अब जब मैंने उस बंदे पे क्लेम करा, उस बंदे ने बोला कि देखो मैं घर में जो खराब सीमेंट लगा था इस चीज़ को तो मैं आपको दे सकता हूँ, दिस इज़ माई फॉल्ट, लेकिन मैं इस घर के टूटने का आपको क्लेम नहीं करूंगा क्योंकि मैंने जब ये घर बनाया था मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस पे चीज़ें लगाई थी ताकि अर्थक्वेक पे ना हो। अब अर्थक्वेक ही इतना स्ट्रांग था कि ये घर टूट गया, तो आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, और ऑब्वियसली कोर्ट भी यही बोलेगा कि तुम फर्नीचर वगैरह का ले लो, इस चीज़ का नहीं ले सकते, उसने अपनी ड्यूटी पूरी करी थी। सॉरी गाइस, मुझे वीडियो बीच में कट करनी पड़ी थी, आई हैड टू गो समवेयर, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया था। एनीवेज, तो आई होप तुम्हें एग्जांपल समझ आ गया होगा नेचुरल इवेंट्स का। ठीक है, तो अब इनकी केस स्टडी देख लेते हैं कि ये केस स्टडी में क्या कह रहे हैं। सो वन केस स्टडी इज द क्लेमेंट शिप वॉज डैमेज इन अ कोलिशन एज अ रिजल्ट ऑफ। एक काम करते हैं, ये वाली केस स्टडी भी मैं तुम्हारे को एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको एक बार तुम थ्योरी में पढ़ लेना। सो केस स्टडी क्या थी, एक शिप थी, ठीक है, देयर वाज अ शिप और वो जा रही थी पानी में और आगे से दूसरी शिप आ गई। शिप ऐसे बनेगी, हाँ ऐसे से डायग्राम होगा भाई। तो ये दूसरी शिप आ गई, तो व्हाट हैपेंड वाज कि जो ये शिप थी ये दूसरी वाली से टकर गई और इस शिप का थोड़ा सा डैमेज हो गया। तो मतलब ऐसा नुकसान नहीं हुआ कि ये पानी में बह गई, सब कुछ हुआ इसका, लेकिन कुछ डैमेज होगा, कुछ पार्ट टूट गया। तो व्हाट हैपेंड वाज शिप अब रिपेयर होने के लिए इसने रूट चेंज किया और वो रिपेयर होने के लिए जा रही थी। तो रिपेयर होने जब वो जा रही थी देन व्हाट हैपेंड वाज कि वेदर की वजह से शिप में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई। एक तो वो टूटा हुआ था, उसकी वजह से वेदर बहुत ख़राब हो गया। अब वेदर की वजह से शिप में और ज़्यादा डैमेजेस हो गए। शिप डूबी नहीं, ये मत सोचो शिप डूबने वाली है, शिप डूबी नहीं, लेकिन शिप में काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हो गए। तो हुआ क्या, अब जब ये शिप रिपेयर होने गई
तो रिपेयर वाले बंदे ने बोला कि नॉर्मली जो शिप को रिपेयर होने में लेट से 1 मंथ लगना था, अब इस शिप को रिपेयर होने में 3 मंथ्स लगेंगे। पहले बेसिकली अगर सिर्फ उतना ही डैमेज होता, वेदर की वजह से ख़राब ना होता, तो 1 ही महीना लगता, बट अब उसको 3 महीने लगेंगे क्योंकि वेदर की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है। तो हुआ क्या, जब अब शिप को 3 महीने लगे रिपेयर होने में, तो क्लेमेंट ने, इस शिप के ओनर ने ये चीज़ बोली कि भाई मेरी शिप को रिपेयर होने में 3 महीने लगेंगे, तो 3 महीने का जो मेरा प्रॉफिट लूज हुआ है वो प्रॉफिट मैं इस वाली शिप से क्लेम करूंगा। कोर्ट ने एक बात बोली कि इस शिप से जो ये डैमेज हुआ था, इस डैमेज को रिपेयर करने में 1 महीना लगता था। तुम 1 महीने का लॉस ऑफ प्रॉफिट तो क्लेम कर सकते हो, लेकिन 3 महीने का लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल इवेंट आ गया है, नेचुरल कैलामिटी, और इस नेचुरल कैलामिटी के अंदर इस शिप वाले की कोई गलती नहीं है। जो वो फर्दर डैमेज हुआ है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अगर वैसे भी तुम जाते तो शायद और ज़्यादा वो उतना ही डैमेज हो जाता, इसकी वजह से वो डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है, तो द क्लेमेंट कुड नॉट रिकवर कॉम्पेंसेशन फॉर द टाइम it would have taken to repair the ship in respect of collision damage, as the ship would have been out of service in any case due to damage caused by the weather. ठीक है, आई होप सबको ये केस समझ आ गया होगा। तो दिस इज नेचुरल इवेंट, सो देर आर 3 केसेस। सो दिस वॉज नोवस, एक्टस, इंटरवेनियंस, के इन तीनों की सिनारियोज के अंदर डिफेंडेंट की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है विकैरियस लायबिलिटी। अब गाइस विकैरियस लायबिलिटी बेसिकली क्या होता है? विकैरियस लायबिलिटी इज कि दिस इज अ पर्सन एंड दिस इज अनदर पर्सन, इसकी वजह से इस पर्सन को कोई डैमेज हुआ है, इस पर्सन की वजह से इसको कोई डैमेज हुआ है, बट ये जो डैमेज इस पर्सन को हुआ है इट इज क्लेमिंग फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन से वो डैमेज क्लेम कर रहा है। सो दिस इज लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन टू पे फॉर द लॉस जो इस पर्सन की वजह से हुआ है। काफी कंफ्यूजिंग है। सिंपल एग्जांपल, अगर सोचो तुम लेट्स से तुमने घर में अपना इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाना था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाना था। हुआ क्या, तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक बंदा आया, ये मीटर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही लगाता है, दिस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय आउटसाइडर। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो बंदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वहीं से बंदा आता है और वो मीटर लगाता है। वो बंदा आया, उस बंदे ने तुम्हारे घर के बाहर मीटर लगा दिया। अब ये जो मीटर था, कंपनी ने, इलेक्ट्रिसिटी वालों ने, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों ने इसको मीटर दिया था दूसरा, ओरिजिनल। इसने क्या किया, ओरिजिनल वाला मार्केट में महंगा बेच के तुम्हारे को सस्ते वाला इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा दिया। इसको लगा क्या फ़र्क पड़ता है, लगा दो, कम से 2-4 पैसे भी कमाओ। अब हुआ क्या, इस इलेक्ट्रिसिटी मीटर में लग गई आग, अब इसमें आग लग गई, ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारी आग लग गई। तो आग लगने की वजह से जब तुम्हारा लॉस हुआ तो ऑब्वियसली तुम इस बंदे पे तो केस नहीं करोगे ना, तुम किस पे केस करोगे? कंपनी पे। तुम तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों पे केस करोगे ना कि आपका बंदा लगा के गया था तो हमारा तो आग लग गई घर में, ये दिक्कत होगी। सो दिस इज विकैरियस लायबिलिटी कि इस पर्सन की एक्ट की वजह से जो इसकी लायबिलिटी है वो किसी थर्ड पर्सन पे, यानी कि इसके एम्प्लॉयर पे जाती है। अब उनके बीच में आपस में जो भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसका एम्प्लॉय था, इसका एम्प्लॉय था, ये इसी के एक्ट की वजह से हमारे घर पे आया था, इसी के एक्ट की वजह से इसने मीटर लगाया था, तो हम तो सिर्फ इसी कंपनी को बोलेंगे, हम इस पर्टिकुलर बंदे को नहीं फंसा सकते। हम तो उसका नाम भी नहीं जानते थे, वो आया लगा के चला गया, ठीक है ना। दिस इज विकेरियस लायबिलिटी। सो विकेरियस लायबिलिटी अकर्स व्हेन वन पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ अदर. Typically, this applies in employment context where employer is responsible for the negligent acts of the employee, which occurs within the context of the employment relationship. ठीक है, अब इसका सिंपल सा केस पढ़ते हैं. So, a school board employed a warden to manage boarding house for vulnerable children. The warden committed sexual abuse of the children. The claimant sued the school board for the vicarious liability. The court overruled earlier decision to hold that school was vicariously liable. These act has been committed on the premises
and during the time when warden should have been complying with the duty care of the children, this connection of time and place and the inextricable link between acts of abuse and the employment were sufficiently close to establish liability. Simple इस पूरी अंग्रेजी का मतलब ये हुआ guys कि school will be held liable for the acts done by the warden, क्योंकि स्कूल वाले ने उसको हायर किया था, तो हायर करने से पहले ही उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था ना कि कैसा लड़का है ये, कैसा किस टाइप का इंसान है ये, ठीक है। अगर मेरी कंपनी में कोई एम्प्लॉय जॉब करता है और वो कुछ उल्टे काम करने लग जाए तो आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट ना। सो दिस इज विकेरियस लायबिलिटी, ठीक है। अब हम करते हैं गाइस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, इसमें से कौन सा टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। तो फर्स्ट इज अ ड्यूटी ऑफ केयर ओ टू द क्लेमेंट, ये तो होता ही है कि ड्यूटी ऑफ केयर क्लेमेंट की ड्यूटी ऑफ केयर होती है, हमने पढ़ा है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर ये भी होता है। इंटेंशन टू कॉज लॉस एंड इंजरी, इंटेंशन टू कॉज लॉस एंड इंजरी हमने कहीं नहीं पढ़ा था कि एक डिफेंडेंट की इंटेंशन होनी चाहिए लॉस की। लॉस एंड इंजरी कॉज बाय डिफेंडेंट ब्रीच ये होता है, तो डिफेंडेंट की ब्रीच की वजह से लॉस होता है, लेकिन इंटेंशन डिफेंडेंट की कभी भी इंटेंशन नहीं होती है। अगर उसकी इंटेंशन ही हो गई लॉस करने की सो वो टॉर्ट में नहीं आएगा, वो क्रिमिनल में आ जाएगा कि उसकी तो सॉरी गाइस ये क्या हो गया, उसकी तो इंटेंशन ही थी लॉस करने की, उसकी तो इंटेंशन ही थी लॉस करने की, तो लेकिन अगर तो वो क्रिमिनल के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से, उसके ब्रीच की वजह से, उसकी मना करने की वजह से ये लॉस हुआ है। सो सी इज योर आंसर, ठीक है गाइस। गाइस लेट्स स्टॉप द वीडियो हियर बिकॉज 30 मिनट्स हो चुके हैं एंड मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बने। दिस इज़ लॉ, तो हमें बहुत स्लोली एंड स्टेडीली अच्छे से इसको समझ के करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे को इसका रिमेनिंग पार्ट करा दूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा करा दूँगा इसको, एंड आई विल मेक दैट वीडियो एज अर्ली एज पॉसिबल गाइस, ठीक है। यू गाइस टेक केयर, हैव अ गुड टाइम एंड स्टे होम, स्टे सेफ।